We are honored to present Dr. Atul Kothari, a visionary leader and the National Secretary of Siksha Sanskriti Utthan Nyas, New Delhi. His deep connection with numerous universities and educational institutions across India highlights his expertise in a wide range of educational subjects. As a patron of the Indian Language Forum and Indian Language Campaign, he campaigns the promotion of Indian languages and holistic education. His contributions are vast. He has founded Siksha Swasthya Nyas and Dakshina Foundation and has guided over 200 seminars on the National Education Policy 2020. His notable publications include National Education Policy 2020, Revival of India, Higher Education, Indian Perspective, and Atal Bihari Vajpayee Education Dialogue. A frequent keynote speaker, he has represented India at global forums including the World Religion Conference in the USA and the World Hindi Conference. He has also been honored with prestigious awards including the Pandit Madan Mohan Malviya Award. Dr. Kothari's unwavering commitment to the transformative power of education continues to inspire many across the nations. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Atul Kothari. Bhai Sahab, namaste. Namaste, Vikant ji. We welcome you from different parts of the world. We have Avanti ji over here welcoming you from Singapore. We have our friend Dr. Nitin Agrawal ji welcoming you from Noida. We have Bholanath Yogi ji welcoming you from Nepal. And we have our friend Edrish ji welcoming you from Thailand. प्रारंभ करें? बहुत अच्छा, बहुत स्वागत। शुरू करें मैंने कहा? ठीक है, स्वागत है आपका। And dear friends, Dr. Kothari is going to talk about 5 koshas which interest all of us. So thank you very much, Bhai sir. Over to you. मित्र डॉक्टर और सभी विद्वान वक्तागण, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज जो मुख्य विषय है, अभी जिसकी चर्चा आप भी लोग कर रहे थे कि भारतीय नॉलेज सिस्टम पर ही चर्चा ये केंद्रित है। तो भारतीय नॉलेज सिस्टम एजुकेशन में कैसे इनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग काम करते हैं। और जो आज वर्ल्ड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है, चैलेंजेस है, वो निर्माण करने वाले आखिरी में मनुष्य है। तो मनुष्य का प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है मनुष्य? इसका मेन रीजन है कि इनका प्रॉपरली डेवलपमेंट जब नहीं होता है, इनका योग्य विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास अगर नहीं होता है, तब वो मनुष्य समस्या बनता है, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। और इससे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, सोसाइटी का हो, या तो वर्ल्ड लेवल के प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मनुष्य करता है, प्रॉब्लम क्रिएट भी मनुष्य करता है। तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कैसे हो मनुष्य का, इसका भारतीय परंपरा में, भारतीय ट्रेडिशन में, भारतीय नॉलेज में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट जो मेरे नॉलेज में है वो है। एक अष्टांग योग की संकल्पना है, एक हमारे शरीर में चक्र होते हैं, कोई 6 कहते हैं, कोई 7 कहते हैं, कोई 8 चक्र कहते हैं, लेकिन वो चक्र भी एक डेवलपमेंट का बड़ा माध्यम होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम से जिसकी आज चर्चा में करने वाला हूं, वो है पंचकोश। तो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की संकल्पना दी गई है, 5 कोशास। तो 5 कोश जो है, ये पहला है अन्नमय कोश, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है प्राणमय कोश, यानी प्राण का कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं, इसलिए मैं प्राणों का ही डेवलपमेंट आपको कहता हूं। तीसरा है मनोमय कोश, यानी मेंटली डेवलपमेंट। चौथा है विज्ञानमय कोश, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और 5वां है आनंदमय कोश, यानी स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। ये 5 कोशा से मनुष्य का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्तित्व की जब बात करते हैं
इन इंग्लिश में शब्द पर्सनालिटी है, लेकिन व्यक्तित्व जो शब्द है, क्यों व्यक्ति शब्द है? जो मनुष्य है, वो प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा जीव है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्त कर पाते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्त मनुष्य करता है अपने आप को अच्छी तरह से, तो इसलिए मनुष्य को व्यक्ति कहा गया। और व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व है, और ये व्यक्तित्व जो है उसके विकास की, डेवलपमेंट की मूल बात है। तो मनुष्य का डेवलपमेंट करना है, हमने अपना डेवलपमेंट करना है, तो पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा बॉडी क्या है, मेरा बॉडी की सिस्टम क्या है। तो ये जो अन्नमय कोश है, वो अन्नमय इसलिए कहा गया है कि अन्न से ही शरीर बनता है, बॉडी बनता है, इसलिए अन्नमय कोश से शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कही गई। तो हमारे शरीर के दो प्रकार के पार्ट कह सकते हैं, एक बाह्य शरीर, एक आंतरिक शरीर। यानी जो दिखता है, हाथ पैर नाक आंख ये सब दिखता है, वो बाह्य शरीर है। और जो दिखता नहीं है, हमारा पाचन तंत्र की सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, रुधिराभिसरण तंत्र है, हार्ट है, किडनी है, आदि आदि, अंदर हजारों लाखों नलिकाएं है शरीर में। तो ये दोनों के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के दो पार्ट है मुख्य, और इनके डेवलपमेंट, तो जो हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी है क्या, उसके अंग उपांग क्या है, उसकी रचना क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी वर्किंग सिस्टम, कार्य पद्धति क्या है, और इनकी कैसे देखभाल की जाता है, उनका कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, ये अन्नमय कोश के विकास की बात है। तो शरीर कैसा होना चाहिए? तो स्वस्थ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, इसमें अभी नहीं जाऊंगा समय के अभाव से, लेकिन स्वस्थ शरीर होना चाहिए, यानी निरामय हो, बलवान हो, सहनशील हो, ओजपूर्ण हो, लोचपूर्ण हो, सुडोल हो। ये इस प्रकार का जब शरीर होता है, ये इनके विकास की पहचान है। और अन्नमय कोश के विकास के लिए मुख्यतः कुछ जो प्रमुख बातें हैं, अन्नमय कोश के विकास के कारक तत्व जिसको कहते हैं, पहला है भोजन। आज सबसे हमारे भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि भोजन यानी किचन है, वो हमारा एक प्रकार से चिकित्सालय है, हेल्थ सेंटर एक प्रकार से, ऐसा था हमारी परंपरा में, लेकिन आज वो भी हमारे यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो भोजन बहुत इंपैक्ट करता है बॉडी पर। फिर है व्यायाम, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, स्लीपिंग, निंद्रा, क्लीनिनेस और एनवायरनमेंट, ये सारा बॉडी को इफेक्ट करता है। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर हमारे कर्तव्य पालन करने का, हमें जो भी करना है इस दुनिया में हमको, इसका माध्यम तो शरीर ही है। तो इसलिए बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरी बात है प्राणमय कोश, यानी प्राणों का डेवलपमेंट, जिसको ब्रीथिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में थोड़ा सा। तो शरीर कितना भी ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, हेल्दी हो, लेकिन अगर प्राण निकल गए तो शरीर से, तो कुछ नहीं रहता है शरीर का। तो प्राणों का विकास, इन प्राण के चार आवेग हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और प्राणों के विकास के लिए शुद्ध वायु की जरूरत होती है, प्रॉपर श्वसन प्रक्रिया, ब्रीथिंग की प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए, और चेता तंत्र हमारे होते हैं, उनकी भी शुद्धि आवश्यक है। और प्राणों के डेवलपमेंट विकास के लिए सबसे श्रेष्ठ माध्यम है प्राणायाम। तो प्राण असंतुलित कब होता है, इम्बैलेंस कब होता है प्राण का? तो इसके 3-4 मेन कारण है, रीजन है। एक तो गलत आदतें, बैड हैबिट से हमारा इम्बैलेंस होता है प्राणों का। दूसरा है हेल्थ खराब होता है, तब होता है। और तीसरा है कोई भी कार्य है वो अतिरेकी होता है, तब वो इम्बैलेंस होता है। तो ये प्राणों के मय के कोष की दृष्टि से, प्राणमय कोष के डेवलपमेंट की दृष्टि से क्या नहीं करना, क्या करना, दोनों बात इसमें। थर्ड कोष है मनोमय कोष, यानी मन का विकास, मेंटली डेवलपमेंट। सबसे ये महत्वपूर्ण मन है हमारा। वो मन है चंचल है, भटकता रहता है, अशांत है, तनावग्रस्त है। आज दुनिया का सबसे बड़ा
मनुष्य समाज के लिए ये प्रॉब्लम है। तो मन का विकास कैसे होना चाहते हैं? मन जो है, मन क्या है वो पहले उनको समझना पड़ेगा। मन की गति स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं अभी यहाँ उदयपुर भारत में बैठा हूं, लेकिन अगर मेरे रिलेटिव को ये जापान में है तो 1 सेकंड भी मन को पहुंचने में वहां लगता है? नहीं लगता है। तो मन की गति बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है मन की। और मन विचार भी करता है और इच्छा भी करता है। मन, उसमें मन के भाव होते हैं। भाव ये पॉजिटिव सेंस है, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, दया, करुणा आदि। मन में विकार होता है, ये नेगेटिव भाव, कि लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध आदि। तो मन की अवस्था जो है, मन का और शरीर का बहुत आंतरिक संबंध है। जब मन खराब होता है तो आदमी को बीमार हो जाता है। जब शरीर खराब होता है, हेल्थ खराब होता है, तब मन खराब होता है। तो ये दोनों एक सिक्के की दो बाजू जैसा है। तो मन का डेवलपमेंट यानी क्या? मन को एकाग्र करना, शांत करना, मन को तनाव से मुक्त करना, ये मन का विकास है। मन को पॉजिटिव करना, मन में जो एक आसक्तियां रहती है तो अनासक्ति मन में आए। अनासक्ति, आसक्ति, अनासक्ति योग पर गीता में बहुत एक पूरा अध्याय है, बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है वो। तो इस प्रकार को मन को शांत करने के लिए उनके मुख्य तत्व कारक क्या है, प्रैक्टिकली क्या करना है? तो संगीत है। संगीत मन को बहुत शांत करता है। फिर स्वाध्याय है, सेवा है, संयम है, सत्संग है। ये 5 एस है सब। ये मन के विकास के लिए बहुत ही यूजफुल कारक तत्व है। तो बच्चों को और जिनके मन को ठीक रखना है, उनके जीवन में ये 5 बातें करनी चाहिए। चौथा कोष है विज्ञानमय कोष, यानी बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात है। तो ये मूल शब्द तो ज्ञान शब्द है। विशिष्ट ज्ञान होता है जो, उससे विज्ञान शब्द बना है। जैसे एक गिलास में पानी होता है तो ये जानते हैं कि पानी है, लेकिन ये कैसा पानी है, शुद्ध पानी है, मिनरल वाटर से, वो विज्ञान हो गया। तो ये जो विज्ञानमय कोष है, वैसे तो इनके जो बुद्धि का जो काम है, हमारी बुद्धि का, वो है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, तर्क लगाना, अनुमान करना, और उसके आधार पर फिर कोई भी निर्णय, डिसीजन लेना। ये बहुत साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है कि मन का मुख्य काम क्या है, डिसीजन, बुद्धि का मुख्य काम क्या है, डिसीजन लेना, निर्णय करना। हर व्यक्ति को हर क्षण निर्णय करने पड़ते हैं। तो वो डिसीजन, निर्णय करेक्ट करे। अगर कोई गलती हो गई तो उसको भी करेक्ट करने की कैपेसिटी उसमें हो। इस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की ये है कि मनुष्य कोई गलती करता है तो इसका रिएक्शन कई बार ऐसा आता है कि सुसाइड करने तक चला जाता है मनुष्य। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये कई बार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी पीएचडी कर लिया यानी इंटेलेक्चुअल हो गया, 4 किताबें लिख ली इंटेलेक्चुअल हो गया, आदि आदि बातें हम कहते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन मेन उसका जो बेस है, वो डिसीजन मेकिंग सिस्टम उसमें बराबर डेवलप हो जाए तो वो फिर सब कर लेगा, बाकी सब बैलेंस कर लेगा। और दूसरा है कि विज्ञान तो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है क्या? साइंस तो पढ़ाता है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर बन रहा है क्या? तो यस में उत्तर देना मुश्किल है। नहीं तो हम जंक फूड, फास्ट फूड, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर खाना नहीं खाते होते, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है। तो बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। फिर बच्चे क्या गलत है, क्या सही है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ जाएगा और उसी के अनुसार अपना लाइफ का पूरा डेवलपमेंट वो करेगा। तो इस प्रकार के 2 इंपॉर्टेंट काम है, एक तो डिसीजन मेकिंग और एक साइंटिफिक टेम्पर बने मनुष्य का। ये विज्ञान में कोर्स के बहुत, बाकी तो बहुत सारा डिटेल है, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं बता रहा हूं सिर्फ। और लास्ट है वो आनंदमय कोर्स है, यानी आनंदमय कोर्स शब्द से ही मालूम होता है कि जिससे आनंद प्राप्त हो। इंग्लिश में एक ही शब्द है इसके लिए, हैप्पी, लेकिन भारतीय भाषाओं में बहुत सारे शब्द है। खुशी, मजा, सुख, आनंद,
ये सब अलग अलग है, सबका अर्थ अलग है। खुशी, मजा, सुख ये टेम्पररी है, ये एक प्रकार से भौतिक चीज है। मान लो कि मुझे अच्छा लगता है कोई स्वीट और मैंने खाया, तो मैं कहता हूँ बहुत मजा आ गया। लेकिन 1 घंटे के बाद स्वीट का टेस्ट होता है मुंह में? क्या नहीं होता है। तो सुख और दुख ये दोनों एक सिक्के की 2 बाजू है। जब मैंने कोई ड्रेस नया सिलाया तो मुझे बड़ा सुख मिला। जब मेरे मित्र कोई मेरे से भी अच्छा ड्रेस हो जाता है, सिलाता है, तब मुझे कष्ट हो जाता, दुख होता है, अगर मैंने भी ऐसा कराया हो तो। लेकिन आनंद है वो चिरंजीवी है, स्थायी है, आंतरिक है। कष्ट में भी आनंद होता है। एक महिला को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? तो जब बालक को जन्म देती है, तब जन्म देना होता है तब। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद भी उसी समय उनको होता है। तो कष्ट में भी आनंद मिलता है। तो आनंद की संक्षिप्त में ये से, तो आनंदमय कोश का विकास यानी आध्यात्मिक विकास। आध्यात्म से तात्पर्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, कि हमारा स्वयं का आत्मा को मोक्ष यानी मुक्ति मिले और दुनिया का, मनुष्यों का, दूसरों का भी हित हो साथ में। ये दोनों दृष्टि है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा था, आम समाज समझ सके कि आध्यात्मिकता यानी क्या है। तो निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है, यानी सेवा कार्य, सर्विस एक्टिविटीज करना, ये सब आध्यात्मिकता है। इसलिए भारत में बहुत ट्रेडिशन, परंपरा थी, आज भी कुछ मात्रा में है, कि पक्षियों को दाना डालते हैं, पक्षियों को पानी देने की व्यवस्था रखते हैं, चींटियों का आटा डालते हैं। महिलाएं रोटी बनाती है तो पहली रोटी वो गाय को या कुत्ते को देती है। कुएं में पानी भरने जाते थे तो 2 बाल्टी अपने लिए भरेंगे, 1 बाल्टी गोद में डालेंगे। तो भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र क्यों कहा गया? कि कुछ 10-20 हजार संत महंत से सिर्फ आध्यात्मिक राष्ट्र नहीं बनता है। हाँ, उनके मार्गदर्शन से तो ये सब हो रहा है, लेकिन जन जन के रेगुलर डे एक्टिविटीज में हम दूसरे का विचार करते थे कि वो क्यों है। तो जो भारत में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारे लोग करते थे। चींटी भी हमारा परिवार का एक अंग है, पक्षी भी हमारे परिवार का अंग है, पशु भी हमारे परिवार का अंग है। सबका पालन पोषण होना चाहिए, इसलिए हमने चिंता करनी चाहिए। ये भाव, इससे वसुधैव कुटुंबकम हमने कहा है। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं, दुनिया में चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, सब वो हमारे सब भाई बहन हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये एक व्यवहारिक आध्यात्मिकता है। लेकिन उसका थोड़ा गूढ़ जो अर्थ है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। भारत में एक एकात्म दृष्टि, इसका पर हजारों साल से चिंतन होता रहा कि मैं कौन हूं। ये जब विचार हम करते हैं तो मैं कौन हूं, मेरा इस विश्व से क्या संबंध है, मेरा इस नेचर से क्या रिलेशन है, मेरा इस सृष्टि के क्या रिलेशन है, और ईश्वर से मेरा क्या संबंध है। तो इस प्रकार की सोच विकसित होने से इसका निष्कर्ष ये भारतीय चिंतन में है कि कोई एक तत्व है, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, उसी से ये सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। तो एक ही पिता है, उसी से हम सबका सृजन हुआ है। तो हम सब एक परिवार के लोग, फिर आपस में संघर्ष की कहां बात आती है। इसलिए भारत में संघर्ष की बात नहीं, समन्वय की बात है हमेशा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही आध्यात्मिकता है। इसको एजुकेशन सिस्टम में कैसे लाना, इस पर हमने बहुत काम किया है। सिलेबस में भी इसको लाया है। इसकी डिटेल चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है अभी, इसलिए। तो ये जो आध्यात्मिकता का विकास कैसे होगा, उसके कारक तत्व क्या है, तो बच्चों में या किसी भी मनुष्य में निस्वार्थ भाव अधिक से अधिक निर्माण हो। सेवा कार्य, सर्विस एक्टिविटीज, ये अधिक से अधिक उसमें कैसे निर्माण हो,
तो छोटे बच्चे से ये प्रारंभ स्टार्ट करना चाहिए, इनके संस्कार, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कि बच्चों में भक्ति भाव, प्रेम भाव, आत्मीयता का भाव, इससे इनकी चित्त शुद्धि होती है। चित्त और आत्मा ये भी दो अलग स्वतंत्र है, लेकिन दोनों काफी जुड़ाव भी है, इसलिए उसको थोड़ा समझना लंबी बात है, अभी इस नहीं हो सकती। तो इस प्रकार का ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी व्यक्ति, बालक शारीरिक दृष्टि से सबल बने, प्राणिक दृष्टि से उसके प्राण संतुलित बैलेंस हो, मानसिक दृष्टि से वो सद्विचारी हो, उसके मन में पॉजिटिव थिंकिंग ही होगा, बौद्धिक दृष्टि से, विज्ञानमय कोष की दृष्टि से उनका डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर होगा उनका, और कोई भी डिसीजन अच्छी तरह से करेक्ट डिसीजन लेगा, गलती हो गई तो उसको सुधार कर लेगा, और आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सेवाभावी होगा, निस्वार्थी होगा। इस प्रकार का अगर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है तो कैरेक्टर बिल्डिंग अलग से करने की जरूरत है क्या? यही कैरेक्टर है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग एक सिक्के की दो पहलू है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व का विकास होता है अगर, तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जो भारतीय, अंतिम एक बात करके पूरी करता हूं मैं, कि जैसे मैंने कहा शुरू में कि भारत, हमारे दृष्टिकोण से शरीर के दो भाग है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो ये जो शरीर है वो स्थूल है, दिखता है वो, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, और प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर है, वो दिखता नहीं है। और उनकी मृत्यु भी कभी नहीं होती है। शरीर की मृत्यु होती है, ये चारों तत्व निकलकर दूसरे शरीर धारण कर लेता है। ये भारत में इसलिए पुनर्जन्म की कल्पना है। तो मृत्यु शरीर का होता है, मृत्यु प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा का नहीं होता है। तो स्थूल शरीर तो अग्नि को समर्पित कर देते हैं हम, मिट्टी से बना है, वो मिट्टी में मिल जाता है फिर, और फिर पुनर्जन्म की कल्पना इसलिए भारत में है, और उसके साइंटिफिक रीजन और प्रूफ भी है सब। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास की संकल्पना है। ये भारत के लिए जरूरी नहीं है। भारतीय संकल्पना ऐसे कहते हैं कि भारत में उसका, भारतीय ग्रंथों में इसकी बात शुरुआत हुई इसलिए, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी दृष्टि से शायद विक्रांत जी ने इस विषय को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मुझे बताया होगा। तो ये विषय प्रस्तुत करने के लिए मैं विक्रांत जी का और इस यूनाइटेड कॉन्शियसनेस से जुड़े सभी का और सभी विद्वान जुड़े हुए वक्ताओं और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। करीबन 100 से अधिक देशों के लोग इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और पिछले 14 तारीख से 22 तारीख तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का ये उत्सव जारी है। और आपका ये जो संदेश है कि वैश्विक शांति के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इंसान स्वयं शारीरिक रूप से सबल, प्राणिक रूप से संतुलित, मानसिक रूप से सद्विचारी, बौद्धिक रूप से सही निर्णय लेने वाला और वैज्ञानिक टेम्परामेंट का, और आत्मिक रूप से सेवाभावी हो, तो निश्चित तौर पे हम वैसा शांत विश्व बना पाएंगे, उल्लास युक्त विश्व बना पाएंगे। इसलिए विक्रांत जी बहुत सही कहा आपने कि शांति की बात सब कर रहे हैं, लेकिन शांति कैसे होगी? शांति का निर्माण करने वाला या अशांति साध्य करने वाला तो मनुष्य है। सच बात। तो मनुष्य का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व ऐसा बने कि वो देश और दुनिया में हर जगह शांति का संदेश ले जाए। On behalf of United Consciousness, I thank Dr. Atul Kothari for coming on to the platform of United. सॉरी, वो कट गया था भाई साहब जी, आप कुछ बात खत्म जी। तो मैंने कहा कि ऐसे अगर व्यक्तित्व नहीं बनेंगे तब तक दुनिया में शांति की कितनी भी बात करें हो नहीं सकती। बिल्कुल सच। इसलिए भारतीय चिंतन में ये बात को प्रमुखता दी गई है, और इसलिए एजुकेशन का मोटो भी इसको कहा गया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास, सर्वांगीण विकास, यही शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है, एम ऑफ एजुकेशन है। बहुत थैंक यू। On behalf of United Consciousness, I thank Dr. Atul Kothari for coming on to the platform of United Consciousness. Thank you so much.